हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम पहले सेल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर सेल से रिलेटेड कुछ डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे, सेल किससे बने होते हैं ये पढ़ेंगे, डिफरेंट सेल ऑर्गेनील्स के बारे में जानेंगे, लास्ट में हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी तक इस चैप्टर के इंट्रो को समझने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि आखिर ये सेल है क्या, व्हाट इज़ सेल। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, आपने अपने घर में एक चीज़ नोटिस की होगी कि एक घर बनाने के लिए ब्रिक्स यानी बहुत सारे ईंट की ज़रूरत पड़ती है, तभी घर बन पाता है। इसका मतलब एक घर बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ब्रिक्स यानी ईंट है। वैसे ही हर ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल की ज़रूरत होती है। अगर सेल नहीं हो तो ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं किया जा सकता। सेल एक बेसिक यूनिट है जिससे हर ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। सो सेल इज़ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ लाइफ का रिलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म से है। फंडामेंटल का मतलब यहाँ बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। स्ट्रक्चरल का मतलब सारे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर सेल से ही बना होता है। फंक्शनल का मतलब सारे ऑर्गेनिज्म में सारे फंक्शन ये सेल ही परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे किडनी, लीवर, स्टमक। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में सेल को डिस्कवर किया और ये टर्म सेल दिया। उन्होंने ओक ट्री के बार्क यानी तने से निकलने वाले एक सब्सटेंस जिसे कॉर्क कहा जाता है, उसे अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा। उन्होंने नोटिस किया कि जैसे हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारे कंपार्टमेंट यानी बॉक्स होते हैं, वैसे ही एक कॉर्क में भी बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस या कंपार्टमेंट को सेल कहा, पर रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स को देखा था। फिर एंटनी वैन ल्यूवेन हुक ने फर्स्ट लिविंग सेल्स को 1674 में डिस्कवर किया। परकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी। प्रोटोप्लाज्म एक सेल का लिविंग पार्ट होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनील्स भी आते हैं। मैथियस श्लाइडन एंड थियोडर शॉन, इन दो बायोलॉजिस्ट ने सेल थ्योरी दी, जिसमें इन्होंने बताया कि सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल से मिलकर बने होते हैं। ये सेल लाइफ की बेसिक यूनिट है। 1855 में श्लाइडन एंड शुवॉन की इस सेल थ्योरी को रुडोल्फ वर्चो ने ये कहकर एक्सपैंड किया कि सभी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, मतलब पुराने सेल्स डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाते हैं। जैसे ही मैग्नीफाइंग लेंसेज का इन्वेंशन हुआ तो ये पता चला कि सिंगल सेल के भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। इन ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। वहीं कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट तरह के सेल पाए जाते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स में स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, ओवम, स्पर्म, बोन सेल्स और अदर डिफरेंट तरह के सेल पाए जाते हैं। सेल का शेप और साइज जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उस पर डिपेंड करता है। हर लिविंग सेल कोई बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ह्यूमन बॉडी में हार्ट ब्लड पंप करता है, स्टमक फूड को डाइजेस्ट करता है एंड सो ऑन। इसे डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर एक सिंगल सेल में भी होता है। हर सेल में कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं। इन सेल कंपोनेंट को सेल ऑर्गेनील कहा जाता है। जब बहुत सारे सेल्स एक जगह पर मिलकर एक खास काम करते हैं तब इसे डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। व्हेन अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय क्लस्टर ऑफ सेल्स एट डेफिनाइट प्लेस इन द बॉडी इज सेड टू बी डिवीजन ऑफ लेबर। हर सेल में स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं। इन कंपोनेंट को सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। हर एक सेल ऑर्गेनेल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
जैसे सेल में नया मटेरियल बनाना, सेल से वेस्ट बाहर निकालना एंड सो ऑन। एक सेल अपने सारे काम इन सेल ऑर्गेनेल की वजह से कर पाता है। इन ऑर्गेनेल्स को मिलाकर सेल बनता है। सभी सेल में सेम ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में मिले। अब हम पढ़ेंगे कि सेल में ये ऑर्गेनेल कैसे रहते हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। माइक्रोस्कोपिक स्टडी में पता चला कि लगभग सभी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ये 3 फीचर्स पाए जाते हैं। सेल के अंदर के सारे काम और सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरैक्शन भी इन तीनों फीचर्स की मदद से ही पॉसिबल है। सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की सबसे बाहरी कवरिंग यानी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो सेल के कंटेंट को सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल के अंदर मटेरियल की एंट्री एंड एग्जिट को कंट्रोल करती है। ये कुछ मटेरियल्स को सेल के अंदर आने से रोकती है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन की मदद से मूव करती हैं। डिफ्यूजन में सब्सटेंसेस का मूवमेंट उनके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हाई होती है और सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम होती है, तो ये CO2 सेल से डिफ्यूजन की मदद से बाहर आ जाती है। इसी तरह जब सेल में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और सेल के बाहर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, तो सेल से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ आउट हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि दो सेल के बीच या सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच डिफ्यूजन गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। वाटर भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ही फॉलो करता है। अगर वाटर में कोई सब्सटेंस डिसॉल्व है तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस उसका मूवमेंट अफेक्ट होगा। इस केस में वाटर का मूवमेंट सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो अपने थ्रू कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स का ही मूवमेंट अलाउ करती है। इस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ से वाटर का नेट डिफ्यूजन यानी मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है। प्लांट रूट्स भी ऑस्मोसिस की वजह से ही वाटर एब्जॉर्ब कर पाती हैं। अब हम 3 सिचुएशंस और उनके रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सपोज़ हम किसी एनिमल या प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दें तो 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहला, अगर सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट या कंसंट्रेशन कम हुआ, मतलब मीडियम या सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हुआ। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब उस सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट कम है और सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो, तो सेल से सारा पानी निकलकर आउटसाइड सॉल्यूशन में आ जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन हाई था और आउटसाइड द सेल वाटर का कंसंट्रेशन कम था। इस वजह से सेल का सारा पानी निकल गया और सेल श्रिंक कर गया। ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो और वाटर का कंसंट्रेशन कम हो, उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर मीडियम और सेल दोनों में वाटर का अमाउंट सेम हो, इसमें वाटर सेल मेम्ब्रेन को दोनों डायरेक्शन से क्रॉस करेगा, पर जितना वाटर सेल से बाहर जाएगा उतना ही सेल के अंदर भी आएगा, तो ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। अगर सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन या अमाउंट ज़्यादा हुआ, मतलब सॉल्यूशन या मीडियम डाइल्यूट हुआ। डाइल्यूट मीडियम मतलब उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है और वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो पानी मीडियम से सेल में भरने लगेगा। ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है और वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है और लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से एक सेल कोई मटेरियल या फूड खा सकता है। इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस की मदद से अमीबा खाना खा पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के साथ एक और रिजिड कवरिंग पाई जाती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ये प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जब प्लांट सेल से ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर निकलता है
और सेल श्रिंक कर जाता है, तो इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ये सेल वॉल प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया इन सब में पाई जाती है, पर एनिमल्स में नहीं होती। ये सेल वॉल इन प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया के सेल्स को बहुत डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम में भी फटने से बचाती है। इन डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम में सेल्स खुद में पानी भर लेते हैं। इसमें सेल फूल जाता है और सेल वॉल पर प्रेशर लगने लगता है। ये सेल वॉल भी सेल पर इक्वल प्रेशर लगाती है। तभी इन वॉल्स की वजह से सेल सराउंडिंग मीडियम में चाहे कितने भी चेंजेस आ जाएं, उन्हें फेस कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस की डबल लेयर कवरिंग होती है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स होते हैं, जिससे न्यूक्लियस के अंदर बाहर मटेरियल्स का ट्रांसफ़र हो पाता है। न्यूक्लियस में कुछ रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस में तभी दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स में पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन जाती है, ये सब डीएनए के फॉर्म में होती है। सेल्स के कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन डीएनए में होती है। डीएनए का वो हिस्सा जिसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, उसे जीन कहते हैं। मतलब जैसे कई बार हमारी आई कलर, हेयर कलर, नोज शेप, ईयर लोब हमारे पेरेंट्स के आई कलर, हेयर कलर, नोज शेप या ईयर लोब से मैच होती है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स से हम तक इन जीन में स्टोर होने की वजह से ही पहुंच पाती है। जब कोई सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, तब ये क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये क्रोमैटिन मटेरियल उलझे हुए धागों की तरह लगता है। जब कोई सेल डिवाइड होने वाला होता है, तब क्रोमैटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बन जाता है। सेल जब डिवाइड होकर दो न्यू सेल्स बनाता है, इस सेलुलर रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया में सेल का न्यूक्लियर रीजन अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन में, जिसमें बस न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, उन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है। प्रो मतलब प्राइमरी और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे यूकैरियोट कहा जाता है। बैक्टीरियल सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, वहीं एनिमल और प्लांट सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। इनमें सेल ऑर्गेनेल्स के बहुत सारे काम साइटोप्लाज्म के पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट्स कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट होता है, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन के साथ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का लार्ज नेटवर्क है। मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स मतलब ऐसे ट्यूब्स और शीट्स जिन्हें मेम्ब्रेन कवर करती है। जहाँ भी मेम्ब्रेन बाउंड टर्म का यूज़ होता है, उसका मतलब उस मॉलिक्यूल के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जो उन्हें रफ सरफेस प्रोवाइड करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता। ये राइबोसोम प्रोटीन्स बनाते हैं। इन प्रोटीन्स को जहाँ इनकी ज़रूरत होती है, वहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से भेजा जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को बनाने में हेल्प करता है। इसमें से कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर सेल में नेटवर्क ही फॉर्म करते हैं, बस इस नेटवर्क की अपीयरेंस जैसे शेप और साइज़ डिफरेंट होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन के बीच या साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट करने के लिए चैनल के रूप में काम करता है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म होने के लिए खुद साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, ताकि इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए एक सरफेस मिले। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल में बहुत सारे पॉइजन्स और ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। वर्टिब्रेट्स ये एनिमल का एक ग्रुप है जिसमें बर्ड्स, मंकी, ह्यूमंस, रेप्टाइल्स और अदर एनिमल भी आते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी एपरेटस। इसे कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। गोल्जी एपरेटस में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल एक दूसरे के पैरेलली अरेंज रहते हैं। इन्हें सिस्टर्न कहा जाता है। वेसिकल्स एब्लॉन्ग बैग यानी खींचे हुए बैग्स होते हैं। इस गोल्जी एपरेटस के मेम्ब्रेन्स का कनेक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से भी होता है। इन दोनों से एक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मटेरियल बनते हैं उन्हें पैक करके सेल के अंदर या बाहर टारगेट पर गोल्जी एपरेटस की हेल्प से भेजा जाता है। ये गोल्जी एपरेटस वेसिकल्स में प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और स्टोरेज इन सब का काम करता है। ये गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम जो एक और सेल ऑर्गेनेल है उससे बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ये लाइसोसोम सेल को साफ करने का काम करता है। लाइसोसोम सेल के अंदर आए किसी भी फॉरेन मटेरियल जैसे बैक्टीरिया, फूड या किसी खराब पड़े सेल ऑर्गेनेल को खा जाते हैं। ये उनको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं। ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से ये कर पाते हैं क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम हर तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक कर देते हैं। अगर किसी सेल में कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो या वो सेल डैमेज हो गया हो तो उस सेल में प्रेजेंट लाइसोसोम खुद ही फट जाते हैं और उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलकर पूरे सेल को खा जाते हैं। इसलिए इन लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से कवर होता है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, मतलब इसमें बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्ड होती है। ये फोल्ड एनर्जी पैदा करने वाली केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी के फॉर्म में मिलती है। इस एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इस एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के कुछ प्रोटीन बना पाता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स बस प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट, इन्हें कलर प्लास्टिड्स भी कहा जाता है, और ल्यूकोप्लास्ट, इन्हें वाइट या कलरलेस प्लास्टिड्स भी कहा जाता है। वो क्रोमोप्लास्ट जिनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाई जाती है उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के साथ कुछ येलो या ऑरेंज पिगमेंट भी पाई जाती है। वहीं ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल स्टोर रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे मेम्ब्रेन की बनी लेयर एक दूसरे के ऊपर रखी रहती हैं। इन सभी को ग्रैना कहा जाता है। ये ग्रैना जिस सरफेस पर बैठते हैं उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। ग्रैना के सबसे ऊपर वाली मेम्ब्रेन लेयर को थाइलाकॉइड कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स में भी उनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है वैक्यूल। वैक्यूल सेल के सॉलिड या लिक्विड कंटेंट को स्टोर करने के लिए कुछ स्टोरेज सैक्स हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा होता है, वहीं प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। कुछ प्लांट सेल का सेंट्रल वैक्यूल उस सेल का 50 से 90% तक का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स सेल सैप से भरे होते हैं और सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब सेल को ठोस बनाए रखते हैं। बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे अमीनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स पे इस वैक्यूल में स्टोर होते हैं। अमीबा के वैक्यूल में जो फूड अमीबा खाता है वो स्टोर होता है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्पेशल तरह के वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो सेल में प्रेजेंट एक्सेस वाटर या वेस्ट को सेल से बाहर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेल डिवीजन।
ओल्ड या डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए नए सेल्स फॉर्म होते हैं। वो प्रोसेस जिससे नए सेल्स बनते हैं उससे सेल डिवीजन कहते हैं। दो तरह के सेल डिवीजन पाए जाते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। वो प्रोसेस जिससे ग्रोथ के लिए बहुत सारे सेल डिवाइड होते हैं उसे माइटोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में सेल जिसे मदर सेल कहते हैं वो डिवाइड होते हैं और सेम टाइप के डॉटर सेल्स बनाते हैं। इन डॉटर सेल्स में उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं जितने मदर सेल में होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज़ की ग्रोथ में और उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। एनिमल और प्लांट सेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या टिश्यूज़ के सेल्स डिवाइड करके गैमेट बनाते हैं। वो फर्टिलाइज करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये मियोसिस प्रोसेस से डिवाइड होते हैं। मियोसिस में लगातार 2 डिवीजन होते हैं। जब कोई सेल मियोसिस से डिवाइड होता है वो 4 न्यू सेल्स बनाता है। मदर सेल में जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उसके हाफ क्रोमोसोम इन न्यू सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।